अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पिछले साल एहतसाबी लहर की जद में सिर्फ नून लीग आई थी, जिसके बाद एक तरफा एहतसाब का नारा भी बुलंद हुआ था। लेकिन इस नारे ने जोर उस वक्त पकड़ा जब गुज़श्ता साल के अख्ताम पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में बनने वाली GIT रिपोर्ट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत समेत सिंध हुकूमत की अहम शख्सियात के नाम सामने आए और ये कहा जाने लगा कि ये टारगेटेड एहतसाब हो रहा है। लेकिन कल जब FIA ने MQM की खिदमत खल्क फाउंडेशन के असास से मुंजमद किए तो जो एक तरफा एहतसाब का जो नारा लग रहा है, इसका तासुर कुछ हद तक ज़ाइल होता हुआ नज़र आया और नया तासुर ये उभरा कि एहतसाब सबका होगा, चाहे वह हुकूमत का इत्तहादी ही क्यों ना हो, और इस इत्तहादी की बैसाखी हुकूमत के क़याम के लिए कितनी ही अहम क्यों ना हो। खिदमत खल्क फाउंडेशन के मनी लॉन्ड्रिंग केस में MQM के बड़े बड़े नाम मुलव्वस हैं। MQM के वफाकी काबीना में शामिल 2 वज़रा खालिद मकबूल सिद्दीकी और डॉक्टर फ़रूक नसीम जो है, ये इस मामले में FIA हुकाम के सामने पेश भी हो चुके हैं। सवाल ये है कि क्या आने वाले दिनों में जो MQM है ये जो मज़ीद बटी हुई है, क्या ये मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो जाएगी और इस नई मुश्किल का सबसे ज़्यादा असर किस ग्रुप पर होगा? MQM लंदन पर होगा, MQM पाकिस्तान पर होगा, और क्या आने वाले दिनों में MQM के कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, जिसका इशारा FIA दे चुकी है। जबकि अहम खबर ये है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो ये कि वजारत दाखिला ने भी 8 जनवरी को एक इजलास तलब किया है जिसमें स्ट्रेटजी बनाई जाएगी कि MQM के बानी को बरतानिया से पाकिस्तान लाने के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इस एजेंडे पर इजलास तलब किया गया है इस्लामाबाद में 8 जनवरी को। इसमें किन किन को बुलाया जाएगा, इस पे प्रोग्राम में आगे चल के डिटेल हम आपसे शेयर करेंगे। सवाल यह है कि क्या अब MQM के एहतसाब का वक्त आ चुका है? दूसरी जानिब हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि शोर तो बहुत मचाया जाता है कि 18वीं तरमीम छेड़ने नहीं देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका क्रेडिट भी लेती है, लेकिन सवाल यह है कि 18वीं तरमीम के ज़रिए जो सूबे को सेहत और तालीम के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए सूबों को जो इख्तियारात दिए गए थे, इस पर कितना अमल हुआ? अगर कोई सूबा सेहत के वसाइल फराहम करने में नाकाम रहे तो इसकी ज़िम्मेदारी किस पर आयद होती है? क्या सूबों के इख्तियारात देने के बाद आवाम को सहूलियात फराहम करने में वफाक का कोई अमल दखल नहीं होता, कोई ज़िम्मेदारी नहीं बनती? इस पर चीफ जस्टिस साहब ने भी कल बात की। 18वीं तरमीम पर क्या पार्लियामेंट में बहस की जाएगी? इस पर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे। प्रोग्राम का जो आखिरी हिस्सा होगा उसमें हम जिक्र करेंगे कि नया साल शुरू हुआ और अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक नया यूटर्न लिया और कहा कि जो ट्रंप है अमेरिकी सदर, वो पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकात की ख्वाहिश रखते हैं। अब उनकी जो मुलाकात की जो ख्वाहिश है, इसको कितनी संजीदगी से लेना चाहिए भी या नहीं, ख़ास तौर पर जब ट्रंप की इस ख्वाहिश के साथ ये बयान देना कि जो मुलाकात होगी ये पाकिस्तान का दहशतगर्दों को पनाहगाहें फराहम करने की जो मसला है, इस मसले के बगैर ये मुलाकात नहीं हो सकती। एक तरफ सॉफ्ट कॉर्नर है और दूसरी तरफ रवैया वही नेगेटिव जो हमेशा से अमेरिका का रहा है। ट्रंप का ये जो नर्म और गर्म रवैया है, इसका क्या मतलब समझा जाए? क्या 2019 है, पाक अमेरिका ताल्लुकात एक नई सिमत में गामजन होंगे? क्या शक्ल हो सकती है? प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ ज़फ़र हिलाली साहब हैं कराची से, आरिफ हमीद भट्टी साहब हैं सीनियर तज्ज़ियाकार, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। MQM के रहनुमा सेनेटर मियाँ अतीक हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं, और प्रोग्राम के अगले हिस्से में साबिक सेक्रेटरी दिफा जनरल नईम खालिद लोधी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर बहरामंद तंगी भी हमें ज्वाइन करेंगे। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मियाँ अतीक साहब, मैं आपसे ही शुरू कर लेती हूँ। अतीक साहब, ये FIA काउंटर टेररिज्म विंग के जो तफ्तीशी अफसर ने एडमिनिस्ट्रेटर खिदमत खल्क फाउंडेशन को जो नोटिस दिया कि खिदमत खल्क फाउंडेशन के नाम जो 19 जायदादें हैं जिनको जब्त करने का हुक्म दिया है FIA ने, क्योंकि ये जायदादें बकौल FIA के अरबों रुपए के भत्ते से बनी हैं, और क्योंकि खिदमत खल्क फाउंडेशन उन प्रॉपर्टीज़ की ऑक्शन करना चाह रही थी, और 9 दिसंबर 2018 को पिछले साल एक अखबार में इस बारे में इश्तिहार भी दिया। तो अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन और जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो डॉक्यूमेंट सामने आ रहे हैं, उससे साफ ये लग रहा है, ज़ाहिर है इल्ज़ाम है, अभी इन्वेस्टिगेशन भी होगी, लेकिन अब तक के शवाहिद के मुताबिक ये लग रहा है कि खिदमत खल्क फाउंडेशन को गलत मकासद के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। क्या कहेंगे आप?
देखिए, पहली बात तो मैं वाजे कर दूं कि मेरी जो रिप्रेजेंटेशन है वो MQM पाकिस्तान की तरफ से है, जो कि 22 अगस्त 2016 के बाद जिसने जन्म लिया। और हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाजे है उस दिन से कि जो शख्स, चाहे वो MQM का कोई ओहदेदार हो या वो कोई कारकुन हो या आज वो MQM छोड़ चुका हो, जिसने किसी तरह की कोई एंटी स्टेट एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट रही है, जो किसी तरह के किसी भी मामले में हैं, अगर उनके खिलाफ कोई फैसला आता है तो हम कतई उनके साथ नहीं खड़े होंगे। अब बात यह आती है कि ये जो अपना मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना था, ये बेसिकली FIA ने जो इनिशिएट किया वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया था। अब आगे चल के उन्होंने इसको थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया। और शाजिया, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इससे पहले भी JITs बनती रही, रिपोर्ट्स आती रही, लेकिन जब वो अदालत के सामने जाती हैं तो माजरत के साथ फिर जो साहबान, जो लोग उस रिपोर्ट को बनाने वाले हैं, वो शायद जज को प्रॉपरली मुतमईन नहीं कर सकते, जज को प्रॉपरली प्लीड नहीं कर सकते अपना केस, जिसकी वजह से फिर मामलात जरा दूसरी तरफ चले जाते हैं। अभी फिलहाल एक चीज जरूर है कि जो मीडिया ट्रायल है वो होने लग जाता है। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी होगी, और बड़ा वाज़े अल्फाज में, इससे पहले कि हिलाली साहब बात करें, भट्टी साहब बात करें, मैं ये कहूं कि जो लोग क्रिमिनलिटी में इन्वॉल्व हैं, उनका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ MQM से नहीं बल्कि किसी पार्टी से भी हो, हम में से कोई भी उनके साथ इसमें देखें ना, बड़े बड़े नाम शामिल सामने आ रहे हैं जो गैर कानूनी ट्रांजैक्शन में जिनके नाम शामिल हैं। बाबर गौरी हैं, रऊफ सिद्दीकी हैं, अरशद वोरा जो PSP में है, नसरीन जलील और मेयर कराची वसीम अख्तर साहब। देखिए ना नाम कितने बड़े बड़े सामने आ रहे हैं। जी, मेरी गुजारिश सुनिएगा। मैंने चूंकि उस रिपोर्ट के जो मुहरकात हैं बड़े मुख्तसर से, अभी तो खैर वो कंप्लीट रिपोर्ट कहीं पर आई ही नहीं है, जो उनके बिट्स एंड पीसेस आए हैं उसके मुताबिक जो देखा है, इसमें बहुत सारी चीजें अगले दौर में सामने आएंगी और फिर ये वाकई में ही साबित करना होगा कि जो हम मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रहे हैं वो क्या उस तरह की मनी लॉन्ड्रिंग है जो लॉन्चों के जरिए होती रही, क्या वो मनी लॉन्ड्रिंग है जो अयान अली के साथ की गई, या ये कोई और तरीका है। जो भी है ये वो जब मनी सामने आएगा तो है जो खिदमत खैर फाउंडेशन के जरिए की जाती रही। जी, मैं उसी की बात कर रहा हूं। देखिए, मेरे साथ एक जरूर इशू है मेरा कि मैंने चूंकि 2013 में ज्वाइन किया, उसके बाद MQM के हालात काफी हद तक बदल चुके थे, तो उससे पहले का तो मुझे मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन जब से मैंने ज्वाइन किया था मैंने ऐसी कोई चीज नहीं देखी। हिलाली साहब, इस मुकदमे में FIA जो है MQM कन्वीनियर, जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी कहा, खालिद मकबूल सिद्दीकी को भी, फरोग नसीम साहब को भी इसमें अहम बयानात इनके ले चुकी है। आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, एक अहम इत्तेहादी जमात है MQM वफाक में तहरीक इंसाफ की। अब हुकूमत की इत्तेहादी जमात का इस शिकंजे में आना इस इत्तेहाद के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है? देखिए, बात असल ये है कि MQM के बारे में किसको नहीं पता वो किस किस्म की पार्टी थी, और किसको नहीं पता कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स उनके साथ शुरू हुई है। जब ये कायम वजूद में आए, ज़ियाउल हक ने जब इनको लाया वजूद में, इनका मकसद ही ये था कि PPP को तोड़ें, और उसके बाद जो इन्होंने हरकतें की हैं वो पूरी दुनिया को पता है। किसको नहीं पता था कि मिसाल के तौर पे परवेज़ मुशर्रफ ने MQM को कराची और हैदराबाद के डेवलपमेंट के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए थे, और साथ साथ उनको कहा था कि कोई अकाउंटिंग की जरूरत ही नहीं है, विदाउट ऑडिट। तो क्या वो पैसे ठीक से खर्च हुए? ये जो लोगों का नाम आपने लिया था, खास तौर बाबर गौरी, ये तो मशहूर है। माने कि मैं तो कभी इंटरेस्ट भी नहीं लेता हूं ऐसी चीज में, मगर ये नाम है बाबर गौरी,
कि ये जो इसका अल्ताफ हुसैन का मैन जो उधर से इधर से उधर वो पैसे भेजता है, अगर आप ना भी सुनना चाहें, आप कान भी बंद कर दें, फिर भी आपको सुना आता था, हर आदमी को पता था। मुझे समझ नहीं आ रही है ये क्यों इतने देर के बाद ये आया है कि बत्ता से ये घर लेते थे और ये घर को किराए पे देते थे और फिर उस किराए से अपने मिलिटेंट्स को मदद करते थे। लगता है एफआई हरकत में तब आई जब ऑक्शन के लिए एक जंग में खिदमत खल्क फाउंडेशन वालों ने ये इश्तिहार दिया कि वो अपनी इन प्रॉपर्टीज को सेल करना चाहते हैं, और जो पहले भी सेल करते थे, जो उस रकम आती थी वो मनी लॉन्ड्रिंग होती थी, वो लंदन भेजते थे, लंदन के अकाउंट में भेजी जाती थी। शाजिया, वो इश्तिहार क्या एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से था? वो खिदमत खल्क फाउंडेशन की तरफ से था। So that's what it is. Let me clear one thing. आप खुदारा जो एमक्यूएम पाकिस्तान है उसको जरा थोड़ा सा अलग रखिए। जो सही लोग हैं वो अगर इकट्ठे हो गए हैं और वो अगर किसी जमात के या एक कम्युनिटी के या कुछ लोगों के अगर वो रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, उनकी बात करते हैं, तो खुदारा आप सबको एक उसमें मत परो दें। भट्टी साहब, कितना संजीदा मामला है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादिया बदकिस्मती है, जब से पाकिस्तान बना है चंद ख़ानदानों ने, चंद ताकतवरों ने इस मुल्क को लूटा है और गिद्धों से ज़्यादा खौफनाक तरीके से लूटा है, और कभी भी क्रॉस दी बोर्ड एहतसाब नहीं। दुरुस्त बात है जी। मैं समझता हूँ ज़ियाउल हक साहब ने दो पाकिस्तान को तोहफे दिए, एक मियाँ नवाज शरीफ साहब मोहतरम और दूसरी MQM। माजी में यकीनन MQM पे बहुत सारे एलिगेशन रहे, बत्ता हो रही, बोरी बंद लाशें, मनी लॉन्ड्रिंग। हाँ, 22 अगस्त के बाद जो अतीक साहब ने फरमाया ठीक है, लेकिन गुजारिश ये है कि सियासी जमातें इसको अपने खिलाफ इंतकामी कार्रवाई क्यों करती हैं? जब एहतसाब का सिलसिला शुरू किया जाता है, भाई वो सहाफ़ियों से भी शुरू होना चाहिए, इसमें कौन सी बुरी बात है? सही। अगर एक दो आदमियों ने सियासी जमात के करप्शन की है, मुल्क का पैसा नाजायज़ तरीके से लूटा है और नाजायज़ तरीके से बैरून ममालिक लगाया है या पाकिस्तान में नाजायज़ तरीके से छुपाया है, तो इसमें एतराज़ की क्या बात है? हाँ, नाइंसाफ़ी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, किसी बेगुनाह को गुनाहगार नहीं करना चाहिए और किसी गुनाहगार को बेगुनाह नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ अगर ये क्योंकि मियाँ इमरान खान साहब की मौजूदा हुकूमत MQM और अख्तर मैंगल के ज़रिए इसका वजूद कायम हुआ है, अदरवाइज शायद उनके पास स्कोर पूरे नहीं थे। सही, बिल्कुल सही। अब देखना यह है कि अगर MQM के खिलाफ जब ये कार्रवाई करती है हुकूमत, अगर जो जिम्मेदार हैं, मैं किसी बेगुनाह की बात नहीं कर रहा, उनको गिरफ्तार करती है, तो क्या सिर्फ वो विंग इतराज़ करता है जो करप्शन में मुलव्वस है, या पूरी MQM हुकूमत से इत्तेहाद अलग करती है? तो फिर यकीनन मुश्किलात में इजाफा होगा। जैसे आप जानती हैं कि पीपल्स पार्टी तो माशाल्लाह वाह भाई वाह अन्ने वाह, वो तो करप्शन को माइंड ही नहीं करते। वो JIT में जो होशरुबा इंकिशाफात हो गए हैं, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में इतने नहीं देखे। सही सही सही, बिल्कुल। कल को अदालतों ने बरी कर देती हैं, तो ये अदालतों के काम है। और मियाँ नवाज शरीफ साहब मेरी इतला के मुताबिक पैसे देने पे भी राज़ी हो गए हैं, उनकी मनी लॉन्ड्रिंग भी क्लियर हो गई है, अदालत ने उनको सज़ा भी दे दी है, वो मुल्ज़म से मुजरम बन चुके हैं, वो जाती उम्रा के खूबसूरत महल छोड़ के कोर्ट लपक जेल में चले गए हैं। तो शहबाज शरीफ साहब भी इस वक्त हिरासत में है, वो कभी कभार कौमी पार्लियामेंट की वक़ार के लिए वो जो कमेटी बनाई है अकाउंटेबल कमेटी, उसके सरबराह के लिए चले जाते हैं और नैब को आकर डांटते हैं, FIA को डांटते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि एहतसाब की जो सिलसिला अब चला है, इसे क्रॉस दी बोर्ड चलना चाहिए। अब तो ये तासुर ज़ाहिर हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए कि टारगेटेड एहतसाब हो रहा है। नून लीग भी जद में आ गई, पीपल्स पार्टी भी जद में आ गई, MQM तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमात है। अब ये नहीं कहना चाहिए, किसी जमात को ये बात नहीं करनी चाहिए कि टारगेटेड एहतसाब हो रहा है। शाजिया, मैं सबसे पहले मैंने ये आवाज़ उठाई थी कि एहतसाब आज से 2.5 साल पहले एहतसाब का अमल शुरू हुआ है, और हमारे सिपा सालार उस वक्त के उन्होंने कहा था कि हम इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। और मेरा जुमला ये था कि ये एहतसाब समुंदर के से रास्ते शुरू हुआ है और ये पहाड़ों तक जाएगा, और जो जो इस एहतसाब के रास्ते में आएगा उसको रोंद दिया जाएगा,
और ये मत कहा जाए कि कोई किसी एक पार्टी के माइनस फार्मूले के तहत चल रहा है, और भी जो है वो सब वो माइनस फार्मूले में आएंगे। और आज आप देखिए कि ये एहतसाब का अमल बढ़ रहा है, और आज यहां तक कहा जा रहा है कि नैब के कानून में वो तरामीम की जाएं कि जिससे नैब को मजीद तकवीयत मिले और नैब के जो अफसरान हैं वो अपना काम मजीद बेहतर तरीके से कर सकें। तो इसलिए अगेन मैं भट्टी साहब की बात को फुल्ली एंडोर्स करता हूं कि जो एक मिनट सिर्फ बात करूंगा कि जो लोग किसी तरह की क्रिमिनलिटी में इन्वॉल्व हैं, एंटी स्टेट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं और मुआशी दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं, ये समझिए ये लफ्ज कैटेगोरिकली दिया गया कि हमारे मुल्क के साथ दो किस्म की दहशतगर्दी की गई है, एक तो जो ये सामने नजर आ रही थी और एक मुआशी दहशतगर्दी। आज हम वहां आके खड़े हो गए हैं और ये विजन है इमरान खान का कि उन्होंने आज इस बात को इस जगह तक लेकर आए हैं कि हर शख्स इस चीज पे मुत्तफिक है और सब एक पेज पर है कि जिसने मौशी दहशतगर्दी की है उनके खिलाफ कार्रवाई जो होने जा रही है वो आज से 4 दिन बाद 8 जनवरी को इस्लामाबाद में एक हाइप्स की मीटिंग होने जा रही है। ये हम अपने नाज़रीन को खबर दे रहे हैं, जिसमें आईजी सिंध, होम सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी लॉ, डीजीएफआई सबको बुलाया गया है इस मकसद के लिए, इस एजेंडे के लिए कि अल्ताफ हुसैन को बरतानिया से पाकिस्तान कैसे लाया जाए। ये एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है। आपको लगता है, जाहिर है इससे पहले हमने तो इतनी संजीदगी नहीं देखी कि वफाकी सतह पर इतनी इस हद तक संजीदगी दिखाई हो कभी वफाक ने कि किस तरह अल्ताफ हुसैन को यहाँ लाया जाए। आपको लगता है कि बरतानिया इसमें कोऑपरेट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। शादिया खुदा के लिए इस आदमी के खिलाफ 27 मर्डर केसेस हैं और पता नहीं कितने दिनों से हम देख रहे हैं और कुछ नहीं हुआ उसके बारे में। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उनको ये भी पता है कि उनको इसको पैसे मिल रहे हैं हिंदुस्तान से, और वो जो 5 लाख पाउंड पकड़े गए थे वो हिंदुस्तानी पैसे हैं। और जब वो हमने कहा कि ये किधर से आए इसके पास पैसे, कौन इसको फाइनेंस कर रहा है, आपने देखा कि उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ ही नहीं है। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि हाँ एक्सप्लेन हो गया है कि वो पैसे किसे आए हैं। को एक दहशतगर्द को क्या इंडिया फंड कर रही है, और अगर कर रही है तो फिर ब्रिटेन तो नहीं बताना चाहते हैं। आप समझते हैं कि ऐसे आदमी को आप जो ये भेजेंगे कुछ नहीं होगा उसको। जी सही। जी मियां साहब, ब्रेक लेनी है मियां अतीक साहब। देखिए शाजिया, सबसे बड़ी वजह यह है आपके मुल्क का ट्रीटी नहीं है। आपके आज तक भी कानून कौन से हैं? आपके ऐसा कोई ट्रीटी नहीं है कि जो मोस्ट वांटेड है दुनिया में कुछ नहीं होता। जब वो ब्रिटिश सिटीजन हो तो जाहिर है इसके लिए, लेकिन इंटरपोल का तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में है। मैं जो कह रहा हूं कानून के मुताबिक आपने करना है। ये कोई किसी की फेवर की बात नहीं है। मैं किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं। कोई भी हो, चाहे मुल्क के अंदर हो या मुल्क के बाहर हो, ख्वाहिशात की बुनियाद पर सब कुछ नहीं होगा। ठीक है, बहरहाल देखना है कि 8 जनवरी के मुताबिक होगा, क्योंकि ये लॉ मिनिस्टर की स्टेटमेंट है। हमारे पास कानून ही नहीं है। बिल्कुल सही। सबसे पहले तो कानून बनाने की कह चुके हैं कि ऐसा कोई ट्रीटी नहीं है कि जो मोस्ट वांटेड जो लोग हैं उनको बरतानिया से लाने का कोई मुआहदा हमारा उनके साथ नहीं है। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हमें जनरल नईम खालिद लोधी साहब से साबिक सेक्रेटरी दिफा वो ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर मियां अतीक साहब हमारे साथ। वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जनरल नईम खालिद लोधी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब। अमरीकी सदर ट्रंप की इस ख्वाहिश को कितनी संजीदगी से लेना चाहिए कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की नई क़यादत से मैं मिलना चाहता हूं, और साथ में ये कह देना कि ये जो मुलाकात है इस्लामाबाद पर दहशतगर्दों को पनाह देने के इल्ज़ामात के बगैर नहीं होगी, कितना सीरियस लेना चाहिए ट्रंप की इस ख्वाहिश को? क्या कहा जाए इसको? बस मेरा ख्याल है कि जितना सीरियस पहले लेते थे उतना ही सीरियस लेना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि हमें कहना चाहिए कि जितनी आवाम उनको सीरियस लेती है हमें भी उतना सीरियस लेना चाहिए। जी, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि हमारा प्रॉब्लम एक और है। तीन चीज़ों पे हमारी लीडरशिप जो है ना गिर जाती है। अब इस लीडरशिप को हम देखते हैं, जब इनको धौंस दी जाए कि हम आपको पत्थर के ज़माने में ले जाएंगे, आप तब गिर जाते हैं। जब आपको डॉलर्स की खुशबू दी जाए, अब तब गिर जाते हैं। और जब आपको प्यार किया जाए तब गिर जाते हैं। मेरे ख्याल नाउ दिस इज टाइम फॉर हार्ड बार्गेनिंग। और मैं तो हमेशा से कहता था, आपके प्रोग्राम में कई दफ़ा कहा कि
अमेरिका ना तो अफगानिस्तान में हमारी मदद के बगैर रह सकता है, ना वहां से जा सकता है। तो अब अगर उनका जाने का इंदिया है तो ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारी मदद के बगैर वो यहाँ से जा भी नहीं सकते। और अगर हम 2-3 बातें ना मनवाएं, जिसमें सबसे पहली बात तो हमें ये मनवानी चाहिए कि आपने वो जो लगातार ये दोबारा इसका आदा किया, जब तक आप इस अपने नैरेटिव से हटते नहीं है कि हमारे पास कोई ट्रेनिंग कैंप नहीं थे और आपको गलतफहमी हुई थी, पहले बात अब इस चीज़ का इकरार करें। दूसरी बात आप ये करें कि हिंदुस्तान को जो आपने स्पेस दी हुई है अफगानिस्तान में, उससे हमारी जान छुड़वाएं, और हिंदुस्तान ने जो कश्मीरियों पर जुल्म बर्पा किया हुआ आपका हलीफ है, उससे कोई बात करें। और तीसरी अहम बात, वो ठीक है जो हमारे पैसे रहते हैं वो भी उनको देने चाहिए। अहम बात यह है कि अगर जैसे भी आप बात कर रहे थे कि हमारे कुछ भगौड़े अगर अमेरिका में हैं या यूके में है या उनके हलीफ किसी भी मुल्कों में है, वो हमें वापस करें। अब ये कोई तरीका नहीं है कि जब वो कहें जी आप खंबे पे चढ़ जाओ, खंबे पे चढ़ जाएं, जब वो कहें नीचे उतर जाओ, नीचे उतर जाए, यस सर करते रहे। हमारा इंटरेस्ट किधर गया? तो अब मेरा ख्याल दिस इज अ टेस्ट फॉर दिस गवर्नमेंट कि ये अपना इंटरेस्ट को लुक आफ्टर कर पाती है या नहीं कर पाती, या सिर्फ यस सर दोबारा करके जो है ना उनको यहाँ से निकलने देती है। मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ कि अपने इंटरेस्ट को, जो पिछला आपका इंटरेस्ट हर्ट हुआ है उसको भी पूरा करें, और जो आने वाला टाइम है उसको भी पूरा करें। क्या हमें सिचुएशन बाकी ये है कि जी अब भट्टी साहब, क्या अब हम इस सिचुएशन पर पहुंच चुके हैं, बार्गेनिंग की सिचुएशन पर, जो बात जनरल साहब कर रहे हैं कि अब हम अपने इंटरेस्ट को, जाहिर है पाकिस्तान ने हमेशा अपने इंटरेस्ट को सामने रखा है, मद्देनजर रखा है, लेकिन ट्रंप जैसे सदर के सामने इस तरह के अपने जो मुतालिबात हैं वो मनवाना किस हद तक ये आपको लगता है कि आसान है पाकिस्तान के लिए, और खासतौर ये इस मुलाकात को, उसकी ख्वाहिश को संजीदा भी लेना चाहिए या नहीं? देखें शादिया, जोग्राफी लिहाज से पाकिस्तान की बड़ी अहमियत है इस खित्ते में, बहुत ज़्यादा अहमियत है। अमेरिका जितना मर्जी सुपर पावर हो जाए, वो अफ़गानिस्तान में आज तक एक ईंट नहीं हिला सका। माजी में बदकिस्मती है कि अमेरिका ने हमारे सियासतदानों को या कोई डिक्टेटर हो अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया, और हमारे हुक्मरान ख्वाह नवाज शरीफ की शक्ल में हो या मुशर्रफ से, उन्हें अपने ज़ाती ताल्लुकात को तरजीह दी अमेरिका के साथ। पाकिस्तान की अहमियत को उन्होंने प्रायोरिटी दी नहीं, पाकिस्तान की इज्जत वकार को दी नहीं। और आज जो हालात है, मैं तो नहीं समझता कि ट्रंप पाकिस्तान के संजीदा हो सकता है। एक तरफ वो कहता है कि पाकिस्तान दहशत गर्दों को पनाह दे रहा है, अजीब सा मज़क्का खेज उसकी गुफ्तगू होती है, मुझे तो उस गुफ्तगू को संजीदा ही मैं नहीं लेता। देखे, इस खित्ते में जो मर्जी कर ले अमेरिका, पाकिस्तान के बगैर उसको कामयाबी नहीं हो सकती। पहले अमेरिका ये बताए कि जितनी कुर्बानियां दहशत गर्दी के खिलाफ पाक फौज ने, पाकिस्तान की पुलिस ने और अवाम ने 80,000 दिए, किस मुल्क ने दी है? क्या उसको भारत, वो जो अमेरिका कहता है इंसानी हकूक का अलमदार बनता है, या बरतानिया, उसको कश्मीर में लातदाद होने वाले शहीद भारत की खुल्लम खुल्ला आरा की दहशत गर्दी नजर नहीं आती? तो मैं समझता हूँ जिस दिन हुक्मरानों ने ये समझ लिया कि अमेरिका के साथ हमने आंखों में आंखें मिला के बात करनी है, और उसके साथ जो भी गुफ्तगू होगी पाकिस्तानी मफाद तरजीह होगा, पाकिस्तान की मफाद को मद्देनजर रखा जाएगा, किसी हुक्मरान की ज़ाती ख्वाहिश को नहीं। जिन हुक्मरानों का अमेरिका या बरतानिया में अरबों डॉलर और अरबों पाउंड के पैसे हैं, वो अमेरिका के साथ बात कर कैसे सकते हैं? मेरा ख्याल है लेकिन ये मौका आ गया है कि पाकिस्तान अपना मफाद देखे। अगर अमेरिका टेबल पे आता है, ट्रंप पाकिस्तान की दहशत गर्दी के बारे में दी गई कुर्बानियों को मानता है, खुद अपने भारत की दहशत गर्दियों को तस्लीम करता है कि कश्मीर में होने वाली है, तो फिर बात हो सकती है। लेकिन ट्रंप की बात को बहुत ज़्यादा संजीदा नहीं लेना चाहिए। उसका कोई पता नहीं अगले 24 घंटे में कोई ऐसा बयान दे दे जिसे मैं और आप फिर हैरत ज़्यादा हो जाए कि कल तो ये कह रहा था मैं मिलना चाह रहा हूँ, परसों कह रहा था कि पाकिस्तान दहशत गर्दों को पनाह दे रहा है। तो लिहाजा पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल जो पावर है, पाकिस्तानी हुक्मरानों को पाकिस्तान का वकार पहले देखना है, पाकिस्तान की इज्जत को तरजीह देनी है, दूसरे ममालिक की ख्वाहिशात नहीं देखनी। बिल्कुल सही जी लाली साहब। पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कितनी शर्मनाक बात है कि ये फॉरेन ऑफिस का जो स्पोक्समैन है, जिस तरीके से वो कूद पड़ा और जॉयसली अनाउंस किया कि हाँ 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 हमारी लीडरशिप के साथ मीटिंग होगी, ये है और वो है। क्या वो सुना नहीं, पढ़ा नहीं? ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने कहा कि उनकी लीडरशिप को पे सम टाइम इन द फ्यूचर मैं मिलूंगा। मगर मैं ये भी साथ साथ कहना चाहता हूं कि ये मक्कार हैं, झूठे हैं, डबल क्रॉसर्स हैं और हम लोगों को डिसीव करते रहे।
सब चीज ये कहते हैं। उसी स्टेटमेंट में उसने कहा हाँ बिल्कुल। मैं मिलूंगा, हम अच्छा चाहते हैं, मगर ये सब हैं जो मैंने पहले कहा था वो वाकई वो हैं। इस स्टेटमेंट के बाद फॉरेन ऑफिस कुछ ऐसा जवाब देते, कहते कि हम इसको सीरियसली ले ही नहीं सकते इस किस्म की स्टेटमेंट को, बीनीथ आवर डिग्निटी टू रिस्पॉन्ड। दूसरी बात आपको मैं बताता हूं, इस आदमी ने हमारे पैसे खाए हैं। ये 1.3 बिलियन डॉलर्स और पता नहीं कोलिशन सपोर्ट फंड जो हमारे पैसे हैं, इनको वापस देना था। इनका एक एग्रीमेंट है कि ये हमारे को पैसे वापस देंगे, इसका तो कोई जिक्र ही नहीं किया। पहले बात ये है कि ये पैसे वापस दो। दूसरी बात, क्यों हम आए आपको मिलने के लिए? इसलिए कि आप एक लेक्चर झाड़ देंगे इमरान खान को, कहेंगे फाइट द अफगान तालिबान। हम क्यों लड़े अफगान तालिबान के साथ? वो हमारे दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारे दुश्मन है। हम तुम्हारे दुश्मन के तले नहीं आए लड़ने के लिए। कहने की बात यह है, खुदा के लिए डेवलप सम गट्स, सही खड़े हो उनके सामने। मैं उनको यह पूछना चाहता हूं, असलम अच्छू जो चाइनीज एम्बेसी का अटैक को मास्टरमाइंड किया और काबुल में था, फंडेड बाय इंडियन, फंडेड बाय इंडिया, फंडेड बाय द अफगान सीक्रेट एजेंसी। मैं तो उसे कहता है यार तुम ये इस किस्म के लोगों को तुम रख रहे हो और तुम हमें कह रहे हो कि हम तालिबान को शेल्टर दे रहे हैं। सही, ये तो क्या नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम कह सकते हैं। लेकिन जनरल साहब, एक और बड़ी हैरानगी की बात ये कि एक तरफ अमेरिका तालिबान को डायलॉग में बिजी कर रहा है, दूसरी तरफ वहां से अपनी फौजें भी निकाल रहा है, और तीसरी तरफ भारत को कह रहा है कि भारत अफगानिस्तान में तालिबान से क्यों नहीं लड़ता। ये क्या मैसेज है भारत के लिए या इस खित्ते में? एक तरफ आप डायलॉग करना चाह रहे हैं और दूसरी तरफ फिर लड़ने की बात कर रहे हैं आप। सही है। असल में मैं यही बात करना चाह रहा था कि इरिस्पेक्टिव के ट्रंप की बात पे आप यकीन करें या ना करें, उसको मज़ाक़ा खेज़ कहें या जो भी कहें, लेकिन अगर आप बाकी तमाम चीज़ों के ताने बाने जोड़ें तो कुछ ऐसे मतलब मुहर्रकात हैं जिनसे जो बिल्कुल इस सिचुएशन के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि इसमें अब कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है कि मिलिटरीली अमेरिका अफगानिस्तान में जंग हार चुका है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये अमरीकी कह रहे हैं, उनके सोल्जर्स कह रहे हैं, उनके ऑफिसर्स कह रहे हैं और उनके सिविलियन थिंक टैंक्स कह रहे हैं। इसलिए ये बात अभी वो बातचीत कर रहे हैं और आपको पता है क्लियर बताया हुआ है अफगान तालिबान ने कि हमारी बातचीत 1 पॉइंट एजेंडा है कि आप यहाँ से कब जाएंगे। वो अपनी जगह से नहीं हिले, उसके बावजूद ये उनसे बातचीत कर रहे हैं। उसके अलावा ये जो बुखलाहट है कि भी सिर्फ हम लड़ रहे हैं और ये हिंदुस्तान क्यों नहीं लड़ रहा और पाकिस्तान क्यों नहीं लड़ रहा, इन सारी चीज़ों से पता चलता है कि ट्रंप की बात को आप कुछ भी कहें, ओवरऑल सिचुएशन ऐसी है कि मैं आपको एक लाइन बता देता हूं कि 6 महीने से पहले ये फैसला हो जाएगा कि अमेरिका यहां से जाएगा। ये नहीं मैं कह रहा कि जाएगा या नहीं जाएगा, अमेरिका यहां से लाजमी जाएगा। बस अभी जो बातचीत हो रही है वो टाइमलाइन के मुतालिक है और उसकी पूरी कोशिश है कि जो उसके अहदाफ हैं इस रीजन में, जिसमें रशिया को वार्म वाटर में ना आने देना, चीन को सरकमवेंट करना, ईरान के साथों पर नज़र रखना, सेंट्रल एशिया को ब्लॉक बना के रखना रूस के आगे, और अफगानिस्तान को पाकिस्तान के असासों पर भी नजर रखना, सीपैक भी ना होने देना। वो कोशिश ये करेगा कि मैं जाते जाते कोई ऐसा सिस्टम कर जाऊं कि ये मेरे जो है ना अहदाफ ये पूरे होते रहें, चाहे वो जिस तरीके से भी हो, चाहे वो ब्लैक वाटर को इधर छोड़े, चाहे इंडिया को कुछ दे। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि वो अफगान तालिबान जिन्होंने इतनी बड़ी कोलिशन फोर्स को नहीं छोड़ा, वो किसी छोटे एंटिटी को नहीं छोड़ेंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि हिंदुस्तान ये बेवकूफ़ी करेगा कि ये यहाँ पर आएगा। तो लिहाजा उनका जाना तो है, अटल है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हमारी जो लीडरशिप है वो अहमियत को समझे इस वक्त जो पाकिस्तान की अहमियत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस जब आएंगे तो बात करेंगे 18वीं तरमीम पर जो आजकल बहस हो रही है। चीफ जस्टिस साहब ने भी इस पर बात की है। हमारे साथ ब्रेक के बाद होंगे पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर बहरामन तंगी साहब, एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हिलाली साहब, जैसा कि आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं, 18वीं तरमीम की मंजूरी के बाद जो तालीम थी, सेहत थी और दीगर जो मामलात
सूबों को खुद मुख्तारी हासिल हो गई, विफाक इसमें मुदाखलत नहीं कर सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी तक हमेशा से ज़ाहिर है इसका जब से 18वीं तरमीम मंजूरी इसका क्रेडिट ले रही है, जरदारी साहब भी, बिलावल भुट्टो भी बड़ी बार ये कह चुके कि अगर इसे ख़त्म करने की कोशिश की गई तो पीपल्स पार्टी सख्त मज़ामत करेगी। अब जो असल मसला है, जो असल कंसर्न है, जिसके बारे में चीफ जस्टिस साहब ने भी बात की है, जो वो है तालीम और सेहत, जिसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर सूबे सेहत के शोबे में बेहतरी ना करें, लोगों को सहूलियात ना दें, अस्पतालों का आप जाके हाल देख लें, तो क्या विफाक को कोई हक नहीं है कि लोगों की मदद को आए, लोगों को सहूलियात दें? किस हद तक आप मुझे बताएं कि ये दुरुस्त कंसर्न्स हैं? क्या सूबों को देने के बाद क्या विफाक देखता रहे कि लोगों के साथ ज्यादती होती रहे, लोगों को अच्छी तालीम ना मिले, अच्छी सेहत ना मिले? मैं तो समझता हूं कि 18th अमेंडमेंट जो है वो, अगर आप मुझसे पूछें, पर्सनल ओपिनियन ये है कि एक साजिश है पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए। अगर आप हेल्थ और एजुकेशन को प्रोविंस में छोड़ देते हैं तो एक दिन वो आएगा कि पेशावर यूनिवर्सिटी का डिग्री कराची यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज नहीं करेगा, सिलेबस भी मुख्तलिफ हो सकते हैं और हर चीज़ मुख्तलिफ हो सकता है। दूसरी बात, कोई मेडिसिन आपको उधर मिलेगा, कोई मेडिसिन इधर मिलेगा। ये देखिए, ये ज़रूरत क्या था ये सब करने के लिए? ये बेसिक गोल पीपीपी और नवाज लीग का ये था कि ये मुल्क को एथनिसाइज कर दें, ये मुल्क को एथनिसिटीज पे चलाएं, और ये मुल्क को इसलिए एथनिसिटीज चलाएं कि वो खुद एक एथनिक पार्टीज हैं, और जब एथनिक पार्टीज हैं तो एक प्रोविंस में वो हर वक्त वो उनका ख्याल और सोच ये था कि हम अक्सरियत में रहते हैं तो हम ठीक से लूट सकते हैं, और वही हो रहा है। पंजाब में इस वक्त कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ हुआ है, मगर सिंध में आप देखें, रिगार्डलेस ऑफ परफॉर्मेंस वो बार बार री इलेक्ट आते हैं, तो सिंध को तो वो तो दोनों हाथ से लूट रहे हैं। अब बात असल ये है कि ये हम इधर आके फंस गए। अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर नहीं होगा, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन लोग कभी करने नहीं देंगे, फॉर द रीजन दैट मैंने आपको बताया। क्यों? तो मैं समझता हूं कि एक ही तरीका यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के हैं, और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, वो तो कह रहे हैं कि हम इसको इंटरप्रेट कैसे करें इस कानून को, जब आपने डिबेट भी नहीं कराई है। सही, तो माने कि आपका मकसद क्या था? जी भट्टी साहब, 18वीं तरमीम कोई कुरान पाक तो नहीं है नाउज़ुबिल्लाह, जिसमें तरमीम नहीं हो, उससे पहले भी 17 हुई, उसके बाद भी हुई। तो क्या वो जिसका खालिक जो रजा रुबानी साहब इसका क्रेडिट लेते हैं, वो कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं इसकी बहस कहाँ हुई, आर्गूमेंट कहाँ हुई। कोई भी पार्लियामेंट तरमीम जो करती है, अवाम की फलाह बहबूद को मद्देनजर रखा जाता है। सही। अगर अब ऐसी जरूरत आ गई है कि उसके खालिक खुद कह रहे हैं मुझे नहीं पता इसकी आर्गूमेंट कहाँ हुई, बहस कहाँ हुई, ये एजेंडा कहाँ तकसीम हुआ, किसने बहस किया, किसे पता था, इसका रिकॉर्ड नहीं है, तो कोई भी पार्लियामेंट तरमीम कर सकती है। ये असेंबली को हक है, इसमें दो राय नहीं, लेकिन उसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने ही करनी है। अगर सुप्रीम कोर्ट समझती है मुफाद आमा के खिलाफ कोई तरमीम की गई है, उसमें रद्दोबदल सुप्रीम कोर्ट उसकी तशरीह कर हक रखती है। अगर 18वीं के बाद 19वीं हो सकती है, 20वीं हो सकती है, तो इसमें अगर कोई बेहतरी या शर्त ये है, देखिए जब से 18वीं तरमीम में, मैं ये नहीं कहता सर टोटल खत्म कर दें, तालीम को बिल्कुल प्राइवेट कर दिया गया है, हेल्थ को और एजुकेशन को प्राइवेट कर दिया गया, तो चारों सूबों में हेल्थ बिल्कुल बोसीदा हो गई, तालीम बोसीदा हो गई। अमीर का बच्चा पढ़ रहा है, एक स्कूल में नर्सरी की फीस 35,000 है, एडमिशन फीस लाख रुपया, गरीब का बच्चा तो पढ़ ही नहीं रहा। सरकारी स्कूलों में गो स्कूल है, 15,000 बंद है। तो मैं समझता हूं ये तरमीम अगर इसमें बेहतरी लाने के लिए गुंजाइश है और लानी चाहिए, हालांकि उससे ला इलम है, और मैंने और आपने उसकी डिबेट कहां सुनी है। बिल्कुल सही जी बैरमन तंगी साहब, बात यह है कि अगर 18वीं तरमीम के तहत सूबे 10 सालों में डिलीवर नहीं कर पाए, जिसमें दो चीज़ें सबसे ज़्यादा जिसमें कंसर्न शो किया जा रहा है, चीफ जस्टिस साहब ने भी बात की तालीम और सेहत की, तो इस पर क्यों नजरसानी नहीं हो सकती, क्यों पार्लियामेंट में इस पर बहस नहीं हो सकती? शाजिया, देखिए, हिलाली साहब ने फरमाया कि दो पार्टियों के गठजोड़ से एक तरमीम लाया, खुदा का खौफ करे। इसमें दो पार्टी नहीं थी, इसमें पाकिस्तान के पार्लियामान की 17 जमातों के नुमाइंदे थे। उस पे बहुत काम किया गया
और फिर पार्लियामान में 48 से लेकर 50 लोगों ने इस पे बहस की और फिर यूनानिमसली उस पार्लियामान को पास किया, जो पार्लियामान पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के नुमाइंदा फोरम है। हिलाली साहब कह रहे कि ये दो पार्टियों ने अपने लिए क्या है, ये इसको याद नहीं है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी ताकत को पार्लियामान तक मुंतकिल किया। इसको ये पता नहीं है कि इस 18वीं तरमीम से मार्शल लॉ का रास्ता हमेशा के लिए बंद किया गया। इसको ये पता नहीं है कि इस पार्लियामान के जरिए सूबों को खुद मुख्तारी मिली। और अगर सेहत और एजुकेशन में फर्क है या कुछ डिफिशियंसी गैप्स है, तो मरकजी हुकूमत अगर चाहती है कि हम सूबों में एजुकेशन को और हेल्थ के निजाम को मजबूत बनाएं, तो उनके लिए रास्ता खुला है, वो कर सकते हैं। क्या पीटीआई की हुकूमत इस वक्त तो पंजाब और केपी में नहीं है? तो करेंगे अगर तो मरकजी उसमें हुकूमत आप लोग फिर कल को एतराज करेंगे ना कि आप इंटरफेयर क्यों कर सकते हैं, इसलिए किसी तरमीम की जरूरत है इसमें। अगर लेकिन नहीं, देखिए मुझे आप देखिए 2 मिनट के लिए आप मुझे ना बुलाएं जी, मुझे आप बोलने दे। जो मेरे 2 साथी बैठे हैं, जो 18वीं तरमीम जिस पर पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल जमातों के नुमाइंदों ने मेहनत करके पाकिस्तान को 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के बाद एक ऐसा आईन दिया है कि जिससे पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक प्रोसेस मजबूत होते जा रही हैं। आज भी ये लोग टीवी पर आकर बात करते हैं कि नवाज ग्रुप और पीपल्स पार्टी ने अपने लिए क्या है। अगर अपने लिए करते तो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब अपनी ताकत पार्लियामान को मुंतकिल न करता, पार्लियामान को मजबूत करने न देखता। जिस पार्लियामान में पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम के फैसले होते हैं, क्यों ऐसे लोगों को गुमराह करते हैं? 18वीं तरमीम क्रेडिट नहीं लेती पीपल्स पार्टी। 18वीं तरमीम जैसे 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन पूरे पाकिस्तान की लीडरशिप ने क्रेडिट ले रहे हैं, तो आप इस नाकामी को भी पीपल्स पार्टी को एक्सेप्ट करना चाहिए कि तालीम और सेहत के हवाले से सूबे लोगों को डिलीवर करने में नाकाम हुए। फिर इस नाकाम, जहां आप क्रेडिट ले रहे हैं ना अच्छी चीजों का, वहां इस नाकामी का भी खुले दिल से एतराफ करें। देखिए, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछली हुकूमत में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी सिंध में और सबसे ज्यादा हॉस्पिटल सिंध में बनाए हैं, ये रिकॉर्ड पे हैं। और अगर आप चाहती हैं शाजिया, तो मैं आपको दावत देता हूं, मैं हिलाली साहब को भी ले जाता हूं और रशीद भट्टी साहब को भी ले जाना चाहती हूं कि मैं वो हॉस्पिटल दिखा दूं जहां पर गरीबों के 15-15, 20-20 लाख रुपए के दिल के ऑपरेशन मुफ्त होते हैं। वहां पर सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बन गई है। तो अगर किसी भी सूबे में कमी बेशी है तो फेडरल हुकूमत उनको सपोर्ट कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में। लेकिन ये क्या ये इंसाफ है कि 2 पार्टियों ने अपने लिए आईन बनाए हैं? पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल जमातों ने इसमें रोल प्ले किया है और तमाम पॉलिटिकल जमातों ने मुत्तफिका तौर पर इसको पास किया है पार्लियामान से। भट्टी साहब जवाब देना चाह रहे हैं इस पे, फिर मैं हिलाली साहब की तरफ जाती हूँ, क्लोजिंग का वक्त भी हो रहा है। भट्टी साहब 1 मिनट है आपके पास। हमारे पीपल्स पार्टी के जोशे खिताबत में ज्यादा ही बोल गए। क्या वो भूल गए कि इसमें यह नहीं था कि तीसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर बना जाएगा, बीए फेल को होगा? मैं ये नहीं कह रहा उसे चेंज कर दिया जाए। अगर अवाम की बेहतरी इसमें है, अगर सिंध की अवाम की बेहतरी, पंजाब की बेहतरी है और उसमें कोई खला है, उसको दूर करने में कोई हर्ज नहीं है। तरमीम आई इसीलिए अमेंडमेंट ही करेगी, असेंबली ही करेगी, लेकिन तस्हीह उसकी कौमी सब सुप्रीम कोर्ट करेगी। हिस्ट्री में भी होती रही है। 73 का आइन तो मुकम्मल था भट्टो के बाद, फिर इन्होंने क्यों 18वीं तरमीम की? सारी उम्र पीपल्स पार्टी भट्टो का 73 के आइन का क्रेडिट, क्योंकि वो समझ रहे थे इसमें कुछ खला है। तो मेरा ख्याल है 18वीं तरमीम में जो खला है उसको पूरा करना चाहिए, अगर कोई कमजोरियां दूर करनी चाहिए। डिक्टेटर मुशर्रफ ने जो गन डाला था उसको साफ करने के लिए, डिक्टेटर मुशर्रफ की गन को साफ करने के लिए 18वीं तरमीम की जरूरत है। जो इलेक्ट्रो के जरिए उसने अपने नाम को, आप काबिल एहतराम सुबह मैं सेनेटर साहब आपकी बहुत एहतराम से, डिक्टेटर मुशर्रफ से एनआरओ किस पार्टी ने किया था? आप उसका नाम बता सकते हैं? मेरी रहनुमाई करें, मेरे लिए काबिल इज्जत है आप। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज भी डेमोक्रेटिक सिस्टम जो थर्ड टर्म ट्रांजिशन की तरफ जा रही है, ये भी बताएं कि इसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने क्या कुर्बानी दी है, ये भी थोड़ा सा बता दे। और ये जमहूरियत के लिए गरी खुदा बख्श में 4 कब्रें जो पड़ी है, इसकी भी बारे में लाली साहब से भी जरा जवाब ले ले, फिर मुझे क्लोजिंग देनी है, आखिरी मिनट है जी। लाली साहब से ये बता दूं कि इन्होंने इतना मेहनत किया कि डिबेट करने का परवाह ही नहीं किया। वो तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है
कि डिबेट ही नहीं हुआ। तो रज़ा देखिए रब्बानी कितना साहब ने भी मेहनत कहा किया है। एक और दूसरी बात, जरदारी साहब ने बेशक प्रेसिडेंशियल पावर्स तो दे दिए गए, मगर जरदारी साहब के इशारे के बगैर एक चपरासी रिक्रूट नहीं हो सकता है उस वक्त, दरमियान में और आज तक। तो ये क्या बातें कर रहे हैं कि वो बड़ा पावर ही गेव अप हिज पावर। कुछ पावर उन्होंने फॉरगो नहीं किया है, आज तक उनका पावर है। रिकॉर्ड पे है। क्लोजिंग दे दूं। बहुत रिकॉर्ड पे शुक्रिया, क्या है, रिकॉर्ड देखने के बहुत लिए। शुक्रिया। सेनेटर बहरामंद तंगी से साथ थे, सफर हिलाली साहब, आरिफ हमीद भट्टी साहब, मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। प्रोग्राम के लिए आप फीडबैक देते रहिए। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।